Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT with PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम डेली MCQs डिस्कस करते हैं, जिसमें से हम 5 करंट अफेयर से क्वेश्चन लेते हैं और 5 स्टैटिक टॉपिक के क्वेश्चंस लेते हैं. और आज का स्टैटिक टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स सो दैट वी कैन ग्रो. थैंक यू सो मच. एंड चलिए जल्दी से आज आगे बढ़ते हैं. दिस इज लेक्चर 27 ऑफ हाई यील्डिंग MCQs. तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री. पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद वी लुक इनटू द करंट अफेयर्स. तो क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गरीबल्दी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली. इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं? पहला है अरबिंदो घोष, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है मोतीलाल नेहरू, है ना. तो कौन सा है वे बताओ? ये तो पता होना चाहिए आपको, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो पता होना चाहिए. इनमें से बायोग्राफीज ये किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने लिखी थी, है ना. शिवाजी के ऊपर बायोग्राफी किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने लिखी थी. तो ये पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना. लाला लाजपत राय ने लिखी थी, तो यू शुड नो दिस. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, विच वॉज वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो संथल अपराइजिंग जो थी, है ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया? तो संथल अपराइजिंग, पहले तो आप बताओ कि क्या थी संथल अपराइजिंग. इसमें बेसिकली जो ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, है ना, उस पर जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने, संथल्स बेसिकली उन्होंने रिवोल्ट किया था. दीज वर बेसिकली फ्रॉम झारखंड एंड उड़ीसा. तो इन्होंने खूब सारे आर्मी मैन, खूब सारे बंदों को इकट्ठा किया था और रिवोल्ट किया था. और इसमें फिर जो इनके लीडर्स में कौन कौन आता है? फेमस नाम सिद्धू एंड कानू. ये दो मेन जो लीडर्स हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, सिद्धू एंड कानू, है ना. तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए. उसके बाद जब ये संथल अपराइजिंग को सप्रेस किया गया तो उसके बाद संथल परगनास को क्रिएट किया गया था, करेक्ट, जो टेरिटरीज थी इनकी. और फिर इनके लिए ये एक रूल बना कि ये अब किसी नॉन संथल को अपनी लैंड नहीं दे सकते हैं. तो इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल. तो ये दोनों चीज़ें आई थी संथल अपराइजिंग में. संथल अपराइजिंग आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना. अब आपका होमवर्क क्या है कि आप जाके एक बार संथल अपराइजिंग को जाके एक बार रिवाइज करना है ना. संथल अपराइजिंग को जाके एक बार आपको रिवाइज करना है. देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ आपका वीक एरिया. अगर ये नहीं हुआ क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो एक बार जाके इस टॉपिक को रिवाइज कर लो, संथल अपराइजिंग को. आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century वॉज. तो 19th century में जो ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल किया, उसका इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश का? तो हमने ये अपने शॉर्ट्स के वीडियोस में भी हम डिस्कस करते रहते हैं कि क्या कॉजेज़ थे. इकोनॉमिक कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने देखा था, तो उसमें भी हमने बात करी थी इसके बारे में. पहला क्या है? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स.
ऐसा हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने तो हैंडीक्राफ्ट और जो जो पेट्रॉन्स थे उनको बर्बाद कर दिया था। हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो थे वो अब उनको पैट्रोनेज मिलना, हैंडीक्राफ्ट एंड आर्टिफैक्ट्स वाली जो इंडस्ट्री थी उनको तो उन्होंने बर्बाद ही कर दिया था, है ना, क्योंकि उन्होंने जो किंग्स हैं उनको उनकी पैट्रोनेज छीन ली थी। तो ये तो गलत हो गया कि इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ तो गलत है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी गलत है। उन्होंने जो इसको तो बर्बाद किया ही उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, उसके साथ साथ उन्होंने कोई स्टेप भी नहीं लिया था जिससे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ पाएँ। तो इंडियन ओन फैक्ट्रीज़ में ग्रोथ तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये हो सकता है। और रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये तो गलत है। रैपिड बहुत ही वो आ गया, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, रैपिड इंक्रीज हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और आपको पता है उस समय इंडिगो वाला, अगर आपको टॉपिक याद है जो जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि उस समय लोग फार्मर्स को इंडिगो फोर्स किया जाता था ग्रो करने के लिए, ताकि वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें बाहर, है ना। तो कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था इंडियन एग्रीकल्चर का। दिस वॉज ऑल्सो द केस विद टी प्लांटेशन, ब्रिटिश टी प्लांटेशन ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप बाकी तीन भी एलिमिनेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ हाई फाई चीज़ चाहिए नहीं। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द इम्पैक्ट। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, तो इसमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1875 में करी थी इन्होंने ये स्थापना, है ना, करेक्ट। दीन बंधु ने नील दर्पण लिखी थी। नील दर्पण, अब ये देखो, अब हो सकता है आपको ये ना पता हो नील दर्पण कब लिखी थी, बट आपने अगर इसको कंसेप्ट वाइज याद किया होगा ना, कंसेप्ट वाइज पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। नील दर्पण किस लिए थी? नील मतलब क्या होता है? ब्लू, है ना। तो ये किस पे थी? इंडिगो के ऊपर, जो इंडिगो रिवोल्ट थी ना उसके ऊपर थी। इंडिगो भी ब्लू कलर का होता है, इंडिगो भी ब्लू कलर का होता है, तो ये से रिलेटेड थी नील दर्पण, जो उन्होंने बुक लिखी थी। और इंडिगो रिवोल्ट कब हुई थी? 1859 में, 1859-1860 में हुई थी लगभग लगभग, है ना। तो ये तो उस टाइम का हो गया। कब हो गया ये? 1859 का हो गया ये। नील दर्पण उन्होंने उसी टाइम लिखी थी। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी रोड आनंद मठ। आनंद मठ कब लिखी गई थी? आनंद मठ लगभग लगभग ये शायद 1882 के आसपास लिखी गई है आनंद मठ, है ना। आनंद मठ 1882 के आसपास, 1882 में लिखी गई है आनंद मठ। जब ये वो होता है, हाँ, जब ये सन्यासी रिवोल्ट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर ये बेस्ड थी, सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर बेस्ड थी। सन्यासी रिवोल्ट इसी टाइम हुआ था, 1880s में हुआ था सन्यासी रिवोल्ट। आपको याद तो होगा, सन्यासी रिवोल्ट पढ़ा हुआ तो 1882 में हुआ था। तो इन्होंने सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर ही तो लिखी थी आनंद मठ। तो ये भी ये हो गया 1882। और फिर क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इनटू द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आपको पता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो सिविल सर्विसेज है उसको इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया था, मतलब ओपन कंपटीशन होगा ये बोला गया था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सत्येंद्र नाथ बिकेम द फर्स्ट इन 1863-64, ऐसे ही 1863 में बने थे ये, है ना, 1863 में ये बने थे। तो सबसे पहला इनमें क्या हुआ है? सबसे पहला ये हुआ दीन बंधु मित्र, है ना। दीन बंधु मित्र रोड नील दर्पण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट करके याद करना है आपको, क्योंकि ये सब हॉट टॉपिक्स हैं। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, नील दर्पण, आनंद मठ, ये सब पता होना चाहिए आपको। इसमें कोई ऐसा घुस के कहीं नहीं पूछा है इन्होंने। बी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्सेज फाउंडर। तो यहाँ इंस्टीट्यूशन दिया है, यहाँ फाउंडर दिया है। तो पहला क्या है? संस्कृत कॉलेज एट बनारस, किसने खोला था? विलियम जोन्स। सही है ये? नहीं सही है भाई, गलत है। किसने खोला था? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने कब खोला था? 1791 में, जोनाथन डंकन ने। बहुत फेमस है ये, है ना। जोनाथन डंकन ने खोला था 1791 में। तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हम कर देते हैं। ए की चला गया, और क्या चला गया? सी भी चला गया। बचा क्या? 2 और 3, 2 और 3 बचा, 2 और 3 बचा ना। दूसरा क्या है? कैलकाटा मद्रासा बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये सही है। कैलकाटा मद्रासा इन्होंने खोला था, 1880s में खोला था शायद, है ना। कैलकाटा मद्रासा वॉरेन हेस्टिंग्स ने खोला था। और चौथा क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको दूसरा नहीं मालूम है तो, बट दूसरा मालूम होना चाहिए। दूसरा सिंपल है, कैलकाटा मद्रासा वॉरेन हेस्टिंग्स ने खोला था, ये दूसरा सिंपल है, ये मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो कंफ्यूज हो जाओगे थर्ड में, क्योंकि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसमें लिखा क्या है? आर्थर वेलेस्ली। ये आर्थर नहीं थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। दोनों अलग अलग नाम है, लॉर्ड वेलेस्ली अलग है, आर्थर वेलेस्ली अलग है। 1800 में खोला था ताकि सिविल रिक्रूट जो है उनकी ट्रेनिंग हो पाए, करेक्ट। तो ये तो गलत है, और हो जाएगा आंसर क्या? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसमें यही था कि आपको ये दूसरा पता होना चाहिए था और पहला भी पता होना चाहिए था। पहला दोनों ही सिंपल है,
ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी अगर आप ये दोनों पता थे आपको तो, है ना। आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग 1920s. It involved using Swadeshi and boycott of foreign goods, especially machine-made cloth, and legal, educational and administrative institutions. तो सही है, नॉन कोऑपरेशन जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने ये टेस्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो नॉन कोऑपरेशन उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले 1919 में क्या आया था, बताओ मेरे को, 19 कमेंट करके बताओ क्या आया था 1919 में, क्या आया था। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, और क्या आया था बताओ मेरे को क्या आया था। जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ था, और क्या हुआ था बताओ, कमेंट करके बताना। तो पहला तो सही है, बॉयकॉट किया था। नॉन कोऑपरेशन मतलब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, आपके गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, आपकी सर्विसेज को हम यूज़ नहीं करेंगे, आप जो दोगे हम वो नहीं पहनेंगे, हम इंडिजीनियस चीज़ें, इंडिया की बनी हुई चीज़ें हम यूज़ करेंगे, है ना। तो पहला सही है। दूसरा क्या है, द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। आपको पता है 1922 में हुआ था फरवरी में ये चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी और उनको जला दिया गया था बेसिकली। तो इसमें गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी का क्या था कि हम नॉन वायलेंस के थ्रू फाइट करेंगे, और इसमें हो गया था वायलेंस, और इसी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन जो होता है एक्सरसाइज, जिसमें हम बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिफाइन करते हैं, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। लेट्स सी। इट इज़ कैरिड आउट बाय डीलिमिटेशन कमीशन एंड इट्स ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या ये सही है, डीलिमिटेशन कमीशन कैरी आउट करता है, यस दैट इज करेक्ट। और कैन दे बी चैलेंज, नो दे कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। हो सकता है आप इसको गलत मान लो, क्योंकि आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज तो हम हर चीज़ को कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि डीलिमिटेशन के जो कमीशन के ऑर्डर्स होते हैं, दैट नॉर्मली दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है, लक्ष्मीकांत में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन हैज़ अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द CEC एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। डीलिमिटेशन कमीशन में रिटायर्ड जज होते हैं, सर्विंग या रिटायर्ड जज एज चेयरमैन होते हैं, CEC और EC होते हैं नॉमिनेटेड बाय CEC। इनमें से एक होगा CEC होगा, या फिर CEC नहीं होगा तो EC नॉमिनेटेड बाय CEC होगा, एंड देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो मातृ मतलब माँ से रिलेटेड है, और ये बहुत ही फेमस स्कीम है, मतलब पिछले 3-4 सालों से आई गेस न्यूज़ में है ये। प्रधानमंत्री मातृ वंदना, माँ की वंदना हम करेंगे। माँ की वंदना कैसे करोगे, माँ को हेल्प करके। माँ को कैसे हेल्प करोगे, उनकी जब डिलीवरी होगी तो उनको आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ उनकी आप, है ना, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दो, उनको अच्छा पोषण दो, उनको कुछ इनकम सपोर्ट दो, ऐसे ही वंदना कर पाओगे। तो क्या है इसमें, इन दिस डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र, in this direct benefit cash transfer of 5,000 rupees is given to the expectant mother to meet enhanced nutritional requirements as well as to partially compensate them for wage loss during pregnancy. तो दिस इज करेक्ट राइट। 5,000 रुपये मिलता है, इसके बाद 5,000 रुपये के साथ साथ 1,000 रुपये इनको किस में मिलता है, जननी सुरक्षा योजना में। तो टोटल इनको 6,000 मिल जाता है जब फर्स्ट बर्थ का चाइल्ड होता है, मतलब फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है तब। तो दिस इज करेक्ट। उसके बाद ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स हु हैव देयर प्रेगनेंसी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2017 आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर द स्कीम। अब देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दैट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, सारी इंडिया में जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है सबको हम देंगे, सरकार लुट जाएगी भाई ऐसे। सारी प्रेग्नेंट वुमेन को दोगे आप। और पहली बात, अब मान लो मुकेश अंबानी की वाइफ है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा क्या? ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, नहीं मिलेगा, इतने रिच हैं कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, और मिलना भी क्यों चाहिए। और ऑल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रही हैं, दे आर कम्प्लीटली वेल ऑफ, दे डोंट नीड सच स्कीम्स, है ना। तो उनको तो नहीं मिलेगा। और ऊपर से इसमें क्या बोला है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। अब प्रेगनेंसी तो फर्स्ट चाइल्ड के साथ भी हो सकती है, सेकंड चाइल्ड के साथ भी हो सकती है, फोर्थ चाइल्ड के साथ भी हो सकती है। तो क्या सरकार कभी इसको इनकरेज करेगी?
सरकार किस पॉलिसी पे चल रही है, हमको TFR कम करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको हमको कम करना है, तो कभी सरकार 4th और 5th चाइल्ड के लिए तो देगी ही नहीं, है ना। अगर ये स्कीम होगी भी तो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए होगी। अभी रिसेंटली में सरकार सोच रही है कि हम न्यूज़ में चल रहा है कि हम इसको सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए भी हम इसको एक्सटेंड कर दें। बट आप समझ रहे हो पॉइंट क्या है, ऑल कहना गलत है, तो सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट हो गया, तो आंसर क्या होगा, ए हो गया। इस टाइप से आपको सोचना है। हम ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि आपका वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो, एक मेंटल कैपेसिटी डेवलप हो सोचने की। क्वेश्चन इनमें से आएगा शायद ही कोई क्वेश्चन, बट दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें रोज़ के जो बहुत टाइम लगता है ऑप्शन सेट ऐसे करने में, जैसे UPSC सेट करता है उस टाइप से हम कोशिश करते हैं कि आपके ऑप्शन सेट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रीन बॉन्ड्स, तो ग्रीन बॉन्ड्स इन चारों स्टेटमेंट में से ग्रीन बॉन्ड्स कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सबसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड्स को डिस्क्राइब करता है। पहला क्या है, अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली ईयरमार्क्ड टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। अच्छा ठीक है। दूसरा, दे आर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स दैट प्रोटेक्ट द ओशियन एंड रिलेटेड इकोसिस्टम्स। ठीक है। बॉन्ड्स टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। ओके। बॉन्ड्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशियंस। ठीक है। अब देखो, अब आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में ऑलरेडी क्लिक करनी चाहिए। पहला कि ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ग्रीन मतलब ग्रीनरी से रिलेटेड है, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, इन सब चीज़ों से ये चीज़ रिलेटेड हो सकती है। बॉन्ड्स मतलब कुछ, बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम पैसा रेज करते हैं, बेसिकली लोन के थ्रू पैसा रेज करते हैं, और वो लोन जो है, वो पैसा जो है वो किस में यूज़ होगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होगा जो इन सबसे रिलेट कर रहे हो। ग्रीनरी से जितना भी चीज़ रिलेट करी हो उसमें यूज़ होगा। अब ग्रीनरी से हम क्या समझते हैं, क्लाइमेट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ग्रीनरी तो इन्वायरमेंट में ही होती है ना। अब बट ये ऑप्शन जो सारे सेट हैं ये थोड़े आसपास ऑप्शंस हैं, क्योंकि पहले में देखो क्या है, पहले में क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है तो ग्रीनरी उससे भी रिलेट कर सकती है। दूसरा, प्रोटेक्ट द ओशियन एंड रिलेटेड इकोसिस्टम्स, तो ओशियन और रिलेटेड इकोसिस्टम भी आपको लगेगा अरे यार ये भी इन्वायरमेंट में ही आ जाएगा। फिर तीसरा क्या है, कार्बन एमिशंस, ये भी आपको लगेगा इन्वायरमेंट में ही आ जाएगा क्योंकि कार्बन एमिशन रोक रहे तो इन्वायरमेंट सही हो रहा है। और चौथा क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशियंस, तो ये भी इन्वायरमेंट से रिलेट होगा। बट अब हम इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से आंसर क्या होगा। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो ओशन के बारे में बात कर रहा है और चौथा ऑप्शन भी ओशंस के बारे में बात कर रहा है। अगर हम ओशंस को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली, है ना। अगर हम ओशंस को इंक्लूड कर रहे हैं तो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी कवर हो जाएगा ना उसमें। तो ये दोनों तो सेम ऑप्शन होगा 2 और 4। इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी होगा, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। अब बचा 1 और 3। 1 और 3 भी काफ़ी क्लोज है। 1 and 3 talks about reducing carbon emissions और 1 talks about raising money for climate and environmental projects। तो देखो, कार्बन एमिशन को कम करना जो है, अब देखो इन 50-50 हमने कर लिया, ठीक है। अब आप दोनों स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। पहला स्टेटमेंट काफ़ी डिटेल्ड स्टेटमेंट है, अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली ईयर मार्क्ड टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीनरी में दोनों चीज़ें आती हैं, क्लाइमेट भी आएगा और इन्वायरमेंट भी आएगा। काफ़ी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है ये। और तीसरा अगर आप देखोगे तो तीसरे में क्या लिखा है, बॉन्ड्स टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। इसमें सिर्फ हम कार्बन एमिशन को ही रिड्यूस करने के लिए हम पैसा रेज करेंगे। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हम सिर्फ कार्बन एमिशंस को ही रिड्यूस करने के लिए जो है हम पैसा रेज करेंगे। अगर कोई और गैस रिलीज हो रही है, मान लो नाइट्रोजन रिलीज हो रही है या फिर कुछ और सल्फर रिलीज हो रही है, लेट से सल्फर इज ऑल्सो पॉल्यूटेंट, पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा है, तो उसको हम वो चलेगा, हमको वो एमिट हो रहे हैं तो वो चलेगा। बट सिर्फ कार्बन एमिशन के लिए हम सिर्फ ग्रीन बॉन्ड्स को लेंगे, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो ग्रीनरी से रिलेट करिए, तो उसमें तो सारे एमिशंस कवर्ड होंगे ना, सिर्फ कार्बन एमिशन क्यों कवर्ड होगा। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। दिमाग खुल रहा है, क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लिक करना चाहिए, इसीलिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि क्लिक करे। तो समझ में आया कैसे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेंगे आपको, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगा के। आगे बढ़ते हैं।
बसाई वेटलैंड रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन, तो बसाई वेटलैंड अभी आज ही के न्यूज़ में आया इनफैक्ट। कहाँ है ये? इसका एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। एक हिंदू अगर पढ़ते होगे तो उसमें एक, अगर आज का हिंदू पढ़ा होगा तो उसमें एक फ़ोटो है जहाँ पे ऐसे पंछी हैं थोड़े, उसमें नीचे लिखा हुआ है बसाई वेटलैंड इन गुरुग्राम। तो कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में है। कुछ ना गुजरात में है, ना वेस्ट बंगाल में, ना हरियाणा में, कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ रोज़ के द हिंदू पढ़ा करो, उसमें से भी क्वेश्चंस उठाता हूँ मैं, तो पढ़ा करो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हमको तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो सोचने वाले हो, है ना। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन एनरिचिंग रहा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, एंड फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com एंड ऑल्सो लीव अस रिव्यू। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।